गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी क्लासेस जालोर। आज का अपना 12th क्लास की बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है उसका लेक्चर नंबर 11 है, जिसके अंदर हम एंडोस्पर्म और एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियोजेनेसिस प्लांट के अंदर ये दोनों ऐसी घटनाएं हैं जिसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पहले भी बता दिया था कि एंडोस्पर्म क्या चीज़ होती है। देखो, प्लांट के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट यू नो वेरी वेल 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला होता है। 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। इस फीमेल गैमेटोफाइट में 7 तो होती है सेल और 8 होते हैं न्यूक्लियस। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब कोई मेल गैमेट इस प्लांट को फर्टिलाइज करने के लिए आता है, वो हमेशा पॉलन ट्यूब के साथ आएगा। ये पॉलन ट्यूब है और इस पॉलन ट्यूब के साथ मेल गैमेट जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए आता है। एक पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स होते हैं, तो एक मेल गैमेट एग सेल को फर्टिलाइज करता है और दूसरा जो है वो उसके पोलर न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करता है। अब रिजल्टिंग होगा क्या? जो एग सेल के साथ मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है वो बनाता है एम्ब्रियो, और जो मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज करता है वो बनाएगा एंडोस्पर्म। तो हम इन्हीं दो पोस्ट फर्टिलाइज इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एंडोस्पर्म बनता है और कैसे एम्ब्रियो बनता है। हमारे चैप्टर की शुरुआत एंडोस्पर्म से होती है। एंडोस्पर्म क्या चीज़ है इसके बारे में मैंने बता दिया है कि एंडोस्पर्म हमेशा ट्रिपल फ्यूजन के बाद में बनने वाली स्ट्रक्चर्स है। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब एक ऐसा फर्टिलाइजेशन, एक ऐसा फ्यूजन का प्रोसेस जिसमें टोटल 3 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं। आपको यहाँ पर 3 न्यूक्लियस दिख रहे हैं। 2 न्यूक्लियस तो ऑलरेडी सेंटर के अंदर लोकेटेड है और एक न्यूक्लियस मेल गैमेट का है। तो टोटल 3 न्यूक्लियस आते हैं और उसके बाद में ये स्ट्रक्चर जो है स्टार्ट होती है। तो एंडोस्पर्म की अगर बात करें तो अभी बता दिया था मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, मैं अगर एंडोस्पर्म की बात करूँ तो एंडोस्पर्म हमेशा यहाँ पर पाया जाता है। जैसे देखो, ये अपने पास एक स्ट्रक्चर है फीमेल गैमेटोफाइट। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इस फीमेल गैमेटोफाइट में जो सेंटर में आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये आगे जाकर के क्या बनाते हैं? एंडोस्पर्म। अभी एंडोस्पर्म करते क्या है, इसका फंक्शन क्या है? तो देखो, जब भी कोई बीज बनता है तो बीज बनने के लिए एंडोस्पर्म का बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो बनने वाले एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रदान करती है, बनने वाले एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देती है। जैसे कि एक एग्जांपल से बताते हैं, ये हमारे पास एक सीड है। हम डायग्राम से बताते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक ओव्यूल है। इट इज़ एन ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पर इधर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस। जब इस न्यूक्लियस के साथ मेल गैमेट जुड़ता है तो इन दोनों के जुड़ने से बनता है एंडोस्पर्म। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओव्यूल। जब ये ओव्यूल सीड में बदलता है, ये ओव्यूल था और ये बदल गया सीड। तो जब एक ओव्यूल सीड में बदलता है तब ये एंडोस्पर्म जो है वो उसके अंदर इस टाइप से बिखर जाता है। ये बिखर गया, और यहाँ पर जो ओव्यूल के अंदर एग सेल होती है वो इस सीड के अंदर एम्ब्रियो बना देते हैं। यहाँ पर ये बन गया एम्ब्रियो। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको तो हम कहते हैं एम्ब्रियो, और ये जो अंदर स्ट्रक्चर है इनका नाम है एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म क्या कर रहे हैं? एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं।
यानी जो बनने वाला एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन देते हैं, उसको पोषण देते हैं ताकि एम्ब्रियो सही तरह से ग्रो कर सके। तो एक्चुअल में एंडोस्पर्म है क्या? ये एक फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाली ऐसी स्ट्रक्चर है जो बनने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। एंडोस्पर्म इज पोस्ट फर्टिलाइज टिश्यू विच इज ट्रिप्लॉइड एंड गिव न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो इस टाइप से एंडोस्पर्म के बारे में जो है, जो भी मैंने बताया वो लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है एंडोस्पर्म के बारे में। इट इज़ पोस्ट फर्टिलाइज। कौन सा फर्टिलाइज है? ये पोस्ट फर्टिलाइज। इट इज़ पोस्ट फर्टिलाइज टिश्यू डेवलप आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन के बाद बन रहा है इन सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियस। जो सेंटर में जो सेल होती है उसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस कहते हैं, विच अल्टीमेटली यूज्ड इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। और ये एंडोस्पर्म क्या कर रहा है? जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन देता है। इनिशियली इट्स प्लॉइडी लेवल इज 3n बट लेटर बिकम पॉलीप्लॉइड। अभी बताया था, जैसे देखो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में एंडोस्पर्म शुरू में ऐसा नहीं होता। शुरू में एंडोस्पर्म इस डायग्राम में सेंटर के अंदर 3n के रूप में होता है। सेंटर में जो है वो 3n के रूप में होता है। शुरू के अंदर ये डायग्राम जो है एंडोस्पर्म बीच में होता है 3n की फॉर्म में। लेकिन अब धीरे धीरे इस एंडोस्पर्म में माइटोसिस होगा, और माइटोसिस भी कैसा? सिर्फ कैरियोकाइनेसिस। ऐसा माइटोसिस जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म नहीं टूटता। तो इस टाइप का जो माइटोसिस होगा तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो बनते रहेंगे, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होने की वजह से सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन होगा। ऐसी स्थिति में जो एंडोस्पर्म है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा और उसके अंदर बहुत सारी कंडीशन आ जाएगी। 2n से वो होते हुए पॉलीप्लॉइड लेवल तक पहुंच जाता है। तो इस टाइप के जो एंडोस्पर्म होते हैं वो पॉलीप्लॉइड होते हैं। इन वाटर लिली एंडोस्पर्म इज डिप्लॉइड। वैसे तो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है क्योंकि उसका फॉर्मेशन पहले से ही जो है मेल गैमेट प्लस 2n सेल से हो रहा है। लेकिन वाटर लिली जैसा कि सबसे पहला एंजियोस्पर्म है, सबसे पहला फ्लोरिंग जो है प्लांट है, तो इसके अंदर पहले से एक सेल जो है n होती है। तो बनने वाला जो एंडोस्पर्म है वो हमेशा ट्रिप्लॉइड नहीं होकर के डिप्लॉइड होता है, क्योंकि जब मेल गैमेट के साथ जो सेल फ्यूज होती है वो इसमें पहले से हैप्लॉइड होती है, न कि डिप्लॉइड। एंडोस्पर्म के स्टोरेज फूड की अगर बात करें, एंडोस्पर्म अभी बताया था कि एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे रहा है, भ्रूण को पोषण प्रदान कर रहा है। इट मीन्स इसके पास कुछ ऐसे कंटेंट है जो भ्रूण को मिल रहे हैं। तो एंडोस्पर्म में ऐसी क्या चीज़ है कि वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे सकता है? तो इसके अंदर प्रोटीन, स्टार्च, लिपिड और ग्रोथ हार्मोन होते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। एंडोस्पर्म इज वाइटल सोर्स ऑफ कैलोरीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये ह्यूमन के लिए कैलोरी का एक सबसे बड़ा सोर्स है, कंट्रीब्यूटिंग ए मेजर पोर्शन ऑफ ह्यूमन डाइट, जो ह्यूमन डाइट का सबसे बड़ा पोर्शन प्ले करता है। फूड प्रोडक्ट लाइक कॉर्नफ्लेक्स, पॉपकॉर्न, बियर एंड वेरियस कुकिंग एंड इंडस्ट्रियल ऑयल ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की कॉमर्शियल वैल्यू भी ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है एंडोस्पर्म का बिजनेस पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। जितने भी हम सीड खाते हैं, जितना भी हम मैदे वाली आइटम खा रहे हैं, उनके अंदर जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वो एक्चुअल में एंडोस्पर्म होता है। गेहूँ से जो चीज़ अलग की जाती है जिसको हम मैदा कहते हैं, तो वो भी एक एंडोस्पर्म ही है, जिसको हमें जो है जिसके आइटम्स हम खाते हैं, जिसकी फूड स्टफ्स हम खाते हैं। तो कॉर्नफ्लेक्स है, पॉपकॉर्न है, बियर है, या जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वो एंडोस्पर्म से ही बनती है। यानी डेली लाइफ में हम एंडोस्पर्म को किसी न किसी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाते हैं। वेरियस सीरियल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, अभी बताया था अनाज और उसके जो प्रोडक्ट्स है, जैसे राइस है, तो राइस से भी छोटे छोटे जो है राइस को तोड़ के छोटी छोटी आइटम्स बनाई जाती है। वीट है, मेज है, इनको तोड़ के इनके एंडोस्पर्म को हटाया जाता है और उसके बाद में कई तरह के फूड स्टफ बनाए जाते हैं, फॉर्मिंग अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ग्लोबल फूड सप्लाई। ग्लोबल फूड सप्लाई, ये जो है फूड सप्लाई की जाती है। उसके बाद कुकिंग ऑयल सच एज कोकोनट ऑयल, कॉर्न ऑयल एज वेल एज इंडस्ट्रियल ऑयल लाइक पाम ऑयल एंड कैस्टर बीन ऑयल आर प्रोडक्ट ऑफ डिराइव फ्रॉम एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म से और क्या क्या चीज़ बनती है? तो ये सारे जितने भी जो ऑयल है, जैसे नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, या अलग अलग तरह के जो ऑयल है, जैसे पाम ऑयल है, अरंडी का जो तेल है, ये जितने भी तेल है वो भी उनके एंडोस्पर्म से ही बनाए जाते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर हमने ये बताया कि एंडोस्पर्म हम किस रूप में खाते हैं और उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या यूज होता है, इसके बारे में इस पैराग्राफ के अंदर
बताया हुआ है। यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए हुए हैं। एक डायग्राम यहाँ पर नारियल का दिया हुआ है। नारियल के अंदर आपको जो लिक्विड दिखता है, बीच में आपको जो नारियल के अंदर लिक्विड देखने को मिलता है, जिसको हम नारियल पानी कहते हैं, वो भी एक प्रकार का एंडोस्पर्म है। वो भी एक प्रकार का एंडोस्पर्म है जिसको हम खाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार नारियल के ऊपर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली बाहर वाली, इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसका जो है, इसको फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। तो नारियल का जो पानी है वो एक प्रकार का एंडोस्पर्म है, जिसको हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, क्योंकि उसका फॉर्मेशन सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन से होता है, कैरियोकाइनेसिस से होता है। नारियल के अंदर जो वाइट कलर के स्ट्रक्चर है, जिसको हम कर्नल के नाम से जानते हैं, जिसको हम खाते हैं, ये जो वाइट कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, इस वाइट कलर के स्ट्रक्चर को भी हम एंडोस्पर्म कहते हैं। लेकिन ये जो एंडोस्पर्म है, इसको हम सेल्यूलर एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। नारियल के अंदर दो टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं। तो इसका सेंटर का न्यूक्लियर वाला जो पोर्शन होता है, सेंटर का जो लिक्विड वाला पोर्शन है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और साइड का जो वाइट कलर का जो भाग जिसको हम खाते हैं, उसको हम कहते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा फ्रूट्स है या सीड है जिसके अंदर दो टाइप के एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, तो उसमें बेस्ट एग्जाम्पल हमेशा नारियल का लिया जाता है। उसके बाद में अब और भी एंडोस्पर्म को लेकर के बातें हैं, जैसे कि कोकोनट एंडोस्पर्म इज लिक्विड। कोकोनट एंडोस्पर्म इज लिक्विड which is used in tissue culture technique and commonly known as liquid endosperm। अगर हम एंडोस्पर्म की बात करें तो वैसे तो अभी मैंने बताया कि एंडोस्पर्म जो है वो सीड में एम्ब्रियो को क्या दे रहा है? न्यूट्रिशन दे रहा है। एंडोस्पर्म में इतनी ताकत है कि वो अगर प्लांट को, अगर हम किसी लेबोरेटरी में, किसी प्रयोगशाला में प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं, तो एंडोस्पर्म का यूज़ करके हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। कैसे ग्रो कर सकते हैं? तो देखिए, आप लेबोरेटरी में एक प्लांट को ग्रो कराने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? उस प्लांट को जो है एक पात्र में रखोगे, और उसके बाद में आप उस प्लांट को वो सारी कंडीशन दोगे जिसके अंदर वो प्लांट आराम से ग्रो कर सकता है। प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? मिट्टी, यानी आपने सॉइल दे दी। मिट्टी में क्या चीज़ होती है? मिट्टी में होता है वाटर, प्लस मिट्टी में होता है मिनरल। ये दो चीज़ें। इसके अलावा प्लांट के खुद के पास क्या चीज़ होती है? ग्रोथ हार्मोन, जैसे ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइन, ये ग्रोथ हार्मोन होते हैं। इसका मतलब एक प्लांट को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए? एक तो वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, ग्रोथ हार्मोन चाहिए, और इसके अलावा बायोमोलिक्यूल जैसे प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, ये सब बायोमोलिक्यूल चाहिए। तो अगर हम किसी प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो हमें इतनी सारी रिक्वायरमेंट प्लांट के लिए चाहिए। नेचुरली अगर ज़मीन में प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसके लिए इतनी सारी रिक्वायरमेंट प्लांट के लिए चाहिए। अगर हम प्लांट्स को लेबोरेटरी में ग्रो कराना चाहते हैं तो भी हमें प्लांट के लिए इतनी सारी रिक्वायरमेंट चाहिए। अब सीधी सी बात है, अगर ये सारी रिक्वायरमेंट हमें एक ही चीज़ से मिल जाए, एक ऐसा कंटेंट, एक ऐसा लिक्विड जिसमें ये सारी चीज़ें अगर अवेलेबल हो, तो ईजीली प्लांट ग्रो कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें एक चीज़ के अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। नारियल का एंडोस्पर्म, कोकोनट जो मिल्क होता है या नारियल का जो एंडोस्पर्म है, उसको अगर हम टिश्यू कल्चर टेक्निक में यूज़ करें तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नारियल पानी के अंदर प्रोटीन भी होगा, लिपिड भी होगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी होगा, वाटर भी है, मिनरल्स भी, और सारे के सारे ग्रोथ हार्मोन भी है। इट मीन्स अगर आप नारियल पानी जो है, कोकोनट मिल्क है, उसका यूज़ अगर प्लांट को ग्रो करने में करो तो प्लांट विल एबल टू ईजीली ग्रो, आराम से वो ग्रो कर सकेगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इट कंटेन ऑल एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ इन लेबोरेटरी विद सुटेबल एटमॉस्फेयर। सारे की सारी चीज़ें आपको नारियल के पानी में आपको मिल जाएंगी। एक प्लांट है बेलेनोवोरा। उस प्लांट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसके अंदर एंडोस्पर्म जो है वो पॉली एम्ब्रियोनी शो करता है। इट मीन्स एम्ब्रियो बना सकता है। वैसे तो एंडोस्पर्म का काम एम्ब्रियो बनाना नहीं होता। एंडोस्पर्म का काम होता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। एम्ब्रियो कौन बना रहा है? एग सेल बनाती है। जैसे अगर हम एक डायग्राम से बात करें, एक डायग्राम से समझते हैं कि जैसे हमारे पास एक ओव्यूल है। फॉर एग्जांपल्स, एक ओव्यूल है, हमारे पास एक ओव्यूल है, ये है एक ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर इस ओव्यूल में यहाँ पर
टोटल जो है कितनी सेल होती है, 3 टाइप की सेल होती है। ये एक ओव्यूल का डायग्राम है। सेंटर वाली जो सेल है उसको हम किस नाम से जानते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस। अभी बताया कि इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, जब मेल गैमेट इसके साथ जुड़ेगा, तो जैसे ही एक मेल गैमेट इस सेल के साथ जुड़ता है तो इन दोनों के जुड़ने से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। अब यहाँ पर जो आपको सेल दिख रही है, ये वाली जो सेल दिख रही है, इस सेल को हम किस नाम से जानते हैं, ये वाली जो सेल दिख रही है इस सेल को हम कहते हैं एग सेल। इस एग सेल के साथ भी एक मेल गैमेट जुड़ता है। इस एग सेल के साथ भी एक मेल गैमेट जुड़ता है। अब एग सेल के साथ मेल गैमेट जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो। इसका मतलब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है जिसको हम ओव्यूल कहते हैं, इस ओव्यूल में दो सेल प्रेजेंट है। इस ओव्यूल में 2 सेल प्रेजेंट है। एक सेल को तो हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, एक सेल को कहते हैं हम एग सेल। सेकेंडरी न्यूक्लियस किसके साथ जुड़ता है, मेल गैमेट के साथ। और एग सेल किसके साथ जुड़ती है, एग सेल भी दूसरे मेल गैमेट के साथ जुड़ रही है। अब इसका मतलब इस ओव्यूल में टोटल 2 तरह के मेल गैमेट आ रहे हैं। एक मेल गैमेट एग सेल के साथ जुड़ करके क्या बना रहा है, एम्ब्रियो। और दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलकर क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। इट मीन्स इससे ये तो फिक्स पता चल जाता है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, एग सेल से, और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो मेल गैमेट के साथ जुड़ करके एंडोस्पर्म तो बना ही रहा है, पर वो एंडोस्पर्म आगे जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में। वो एंडोस्पर्म आगे जाकर के एम्ब्रियो बनाना शुरू करता है। इसका मतलब एक ओव्यूल में कितने एम्ब्रियो हो गए, 2। एक एम्ब्रियो तो ओरिजिनल है जो कौन बना रहा है, एग सेल। और एक एम्ब्रियो किससे बन रहा है, एंडोस्पर्म से बन रहा है। इसका मतलब एक ओव्यूल में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो गया। इस कंडीशन को कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक। पॉली एम्ब्रियोनिक। और इस पॉली एम्ब्रियोनिक के अंदर हम कह सकते हैं कि एक एम्ब्रियो तो है फर्टिलाइज क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, और एक एम्ब्रियो अनफर्टिलाइज है क्योंकि वो बिना फर्टिलाइजेशन के बना है। ऐसी स्थिति में ये जो मैंने कंडीशन बताई, ये पूरी कंडीशन आपको एक प्लांट में देखने को मिलती है जिसका नाम है बेलेनोफोरा। बेलेनोफोरा। तो बेलेनोफोरा एक ऐसा प्लांट है जिसमें एंडोस्पर्म के द्वारा क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एंडोस्पर्म के द्वारा एम्ब्रियो बनेगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि इन बेलेनोफोरा अ टाइप ऑफ पैरासिटिक एंजियोस्पर्म, एंडोस्पर्म जो है वो हमेशा किससे बनता है, पॉली एम्ब्रियोनिक बनाता है। एक प्लांट है जेमिया। जेमिया एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। इट इज़ नॉट एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इट इज़ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट विच इज़ कॉल्ड स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। इसके अंदर भी सेम कंडीशन है, ये भी पॉली एम्ब्रियोनिक कॉज करता है। The initiation of endosperm is definitive character of double fertilization of angiosperm. Its development required the fusion of at least one polar nuclear of every sac with one of the 2 sperm nuclei. अभी बताया था एंडोस्पर्म को बनाने के लिए एक पोलर न्यूक्लियस यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस चाहिए और एक क्या चाहिए, मेल गैमेट। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, इसलिए ये ट्रिपलॉइड नहीं होकर के कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये मैंने आपको 3 तरह के डायग्राम बताए हैं। ये 3 तरह के डायग्राम कह रहे हैं कि अलग अलग प्लांट में एंडोस्पर्म अलग अलग होता है। जैसे पहला एंडोस्पर्म होता है न्यूक्लियर, दूसरा होता है सेल्यूलर और तीसरा होता है फिलोपियन। तीनों टाइप के एंडोस्पर्म बनते कैसे, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि ये तीनों टाइप के एंडोस्पर्म बनते कैसे। तो देखिए, इन तीनों टाइप के एंडोस्पर्म का बनना ऐसा होता है। देखो, मान लो एक एंडोस्पर्म है 3N, ये एंडोस्पर्म है जो कैसा है 3N। अब इस एंडोस्पर्म के अंदर सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस डिवीजन। जब कैरियोकाइनेसिस होगा तो ये जो 3N एंडोस्पर्म है
ये बार बार टूटेगा और अपने आप को किसमें बदल देगा, न्यूक्लियस में। इस टाइप का एंडोस्पर्म कहलाता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसके बाद कंडीशन चेंज होती है। अब क्या होता है, अब एक और एंडोस्पर्म बनता है। उस एंडोस्पर्म के अंदर सबसे पहले तो होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब अभी बताया कि न्यूक्लियस डिवीजन होगा, इसके अंदर बन गया न्यूक्लियस। अब जैसे ही न्यूक्लियस बन जाता है, इसी एंडोस्पर्म में वापस नेक्स्ट डिवीजन होता है जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब जिस एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस बने हैं, उस न्यूक्लियस के चारों ओर सेल बन जाएगी। ये बन गई सेल वॉल बन गई। तो अब ये एंडोस्पर्म क्या कहलाएगा, सेल्यूलर। और कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें पहले तो होता है कैरियोकाइनेसिस, जिससे क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियस, और उसके बाद में वो सेल डिवाइड होती है। डिवाइड होने के बाद एक तरफ तो न्यूक्लियस यूं के यूं रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें साइटोकाइनेसिस हो जाता है, जिससे क्या बन जाती है, सेल। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें आपको दोनों तरह के एंडोस्पर्म दिख रहे हैं, ऊपर न्यूक्लियस और नीचे सेल्यूलर। इस टाइप का एंडोस्पर्म तीसरा नंबर होता है, जिसको कहते हैं हिलोबियल। इसको हम हिलोबियल के नाम से जानते हैं। हिलोबियल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये हिलोबियलिस फैमिली के अंदर पाया जाता है। तो एंडोस्पर्म टोटल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर, सेल्यूलर और हिलोबियल। 3 टाइप के एंडोस्पर्म देखने को मिलते हैं। अब सीड की बात करते हैं। सीड 2 टाइप के होते हैं। एक सीड है मोनोकॉट, एक सीड है डाइकॉट। मोनोकॉट सीड के अंदर एम्ब्रियो कैसा होता है, मोनोकॉट। डाइकॉट सीड के अंदर एम्ब्रियो कैसा होगा, 2 कोटिलिडन वाला। अब बात आती है एंडोस्पर्म को खाने की। मोनोकॉट सीड के अंदर जो आपको एम्ब्रियो दिख रहा है, ये सिंगल कोटिलिडन वाला है। इसके अंदर कोटिलिडन कितना है, एक ही है। तो ये आसपास के एंडोस्पर्म को पूरी तरह से नहीं खा पाता। पूरी तरह से एंडोस्पर्म को नहीं खाएगा, क्योंकि खाने वाला जो कोटिलिडन है वो एक ही है। तो पूरी तरह से एंडोस्पर्म को नहीं खा पाता, जिसकी वजह से उसमें एंडोस्पर्म रह जाता है। तो इस टाइप के जो सीड है वो क्या कहलाते हैं, एंडोस्पर्मिक, क्योंकि उसमें एंडोस्पर्म बच जाता है। डाइकॉट सीड की बात करें तो उसमें खाने वाले जो कोटिलिडन्स हैं वो कितने हैं, 2। इसमें 2 कोटिलिडन्स हैं। आसपास का एंडोस्पर्म जो है वो पूरी तरह से खा लेते हैं, बिकॉज खाने वाले एक नहीं है, 2 हो गए। तो ये पूरी तरह से जो है एंडोस्पर्म को खा जाते हैं। तो इस टाइप के प्लांट में आपको एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के सीड को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्म। क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्म। तो सीड भी 2 तरह के होते हैं। जैसे पहला आपको डायग्राम दिख रहा है वो एंडोस्पर्मिक सीड है, जिसके अंदर एंडोस्पर्म है। दूसरा डायग्राम दिख रहा है वो आपको नॉन एंडोस्पर्मिक, वो भी आपको एंडोस्पर्मिक सीड है, जो आपको एक एक्सेप्शन है। ये जो आपको प्लांट दिख रहा है ये एक कैस्टर का प्लांट है जो डाइकोट है, फिर भी इसमें एक्सेप्शन है, उसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। तीसरा जो प्लांट दिख रहा है वो भी एंडोस्पर्म का है, ये ऑनियन का सीड है, जिसको आपको ऑनियन जो इसमें एंडोस्पर्म दिख रहा है। लेकिन अगर इनके अलावा इस सीड को देखोगे आप, ये 4 नंबर का जो सीड है उसमें आपको एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलता, यानी यहाँ पर एंडोस्पर्म बिल्कुल ही नहीं होता। और ये जो सीड है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। तो एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो है वो डिपेंड किस पे करता है कि कौन सा प्लांट जो है एंडोस्पर्म को कितना कंज्यूम कर रहा है। तो क्या चीज़ है एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म जो है वो एक प्रकार से एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन के रूप में मिल रही है। अगर एम्ब्रियो में एंडोस्पर्म रह जाए, अगर एंडोस्पर्म को पूरी तरह से खा जाए तो ऐसे सीड को हम क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक, और थोड़ा बहुत रह जाए तो उसको कहते हैं एंडोस्पर्मिक। शुरुआत करते हैं हम लोग एंडोस्पर्म के बारे में। वापस देखो, एंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन सम प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, जिसको हम ऑर्किडेसी, पोडोस्टिमेसी और ट्रेपेसी के नाम से जानते हैं। बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, सीड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया, 2 टाइप के सीड होते हैं। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म रह जाता है, और कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है। ये थ्योरी वही है जिसके बारे में आई ऑलरेडी हैव मेंशन। एंडोस्पर्मिक सीड्स हैव रिजर्व ऑफ एंडोस्पर्म आफ्टर कंज्यूम बाय एम्ब्रियो। दीज सीड्स यूजुअली हैव स्मॉल कोटिलिडन। अभी बताया कि इनमें कोटिलिडन इतना छोटा होता है कि वो पूरी तरह से एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं कर पाता और एंडोस्पर्म रह जाता है।
बिकॉज द मेन फूड स्टोर इज द एंडोस्पर्म, देयर आर कॉल्ड एल्बुमिनस। इस टाइप के जो सीड होते हैं उनको एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड कहते हैं, जैसे वीट है, राइस है, ऑनियन, कैस्टर, मेज वगैरह है। दूसरे नंबर पे नॉन एंडोस्पर्मिक, इसका ठीक ऑपोजिट, इसके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता और उसके अंदर जो है इस टाइप के सीड को हम क्या कहते हैं, एक्स एल्बुमिनस, मतलब इसमें एल्बुमिनस नहीं है, इसमें एंडोस्पर्म नहीं है। सीड्स हैव नॉट एंडोस्पर्म बिकॉज इट कम्प्लीटली कंज्यूम बाय देयर ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड फूड गेट स्टोर इन बॉडी ग्रेन। इस टाइप के सीड वैसे तो लेग्यूमिनस सीड्स होते हैं, यानी जो दाल वाली फैमिली उसमें होते हैं, पर इसके अलावा ब्रेसिकेसी के मस्टर्ड, एस्टरेसी का सनफ्लावर, कुकुरबिटेसी का कुकुम्बर, मालवेसी का कॉटन और मिर्टेसी का वावा, इनके अंदर भी ऐसी स्थिति पाई जाती है। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म 3 टाइप के होते हैं। आई ऑलरेडी हैव मेंशन कि 3 टाइप के एंडोस्पर्म है। ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कैरियोकाइनेसिस, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें कैरियोकाइनेसिस हो रहा है और उसके बाद में आगे साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है, दोनों हो रहा है तो उसको कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। और ऐसा एंडोस्पर्म जिसके अंदर दोनों कंडीशन देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं हिलोबियल एंडोस्पर्म। तो पढ़ते हैं, देखो, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइडेड रिपीटेडली बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट साइटोकाइनेसिस और लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर फॉर्म। तो यहाँ पर देखो कंटिन्यू जो है न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस बन रहे हैं। A vacuole appear in central cell push the cytoplasm contained in the nuclei to periphery। बीच में एक वैक्यूल बनती है जो साइटोप्लाज्म को साइड में धकेलने का काम करती है। अल्टीमेटली वैक्यूल डिसअपीयर ड्यू टू कंटिन्यू डिक्रीजिंग साइज। अब साइज जैसे जैसे कटेगी तो वैक्यूल डिसअपीयर हो जाती है और साइटोप्लाज्म थिक हो जाता है। इस टाइप के जो जो एंडोस्पर्म होते हैं वो न्यूक्लियर होते हैं। ये आपको मेज, वीट, राइस, सनफ्लावर, कैप्सुला, बर्सा, पेस्टोरिस में देखने को मिलेगा। दूसरा एंडोस्पर्म है सेलुलर एंडोस्पर्म। इसके अंदर न्यूक्लियस डिवीजन के बाद में आगे फिर एक एंडोस्पर्म एक डिवीजन होता है जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, यानी कैरियोकाइनेसिस तो हो गई, साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी होगा जिसकी वजह से फ्री न्यूक्लियर स्टेज बनती है और इसको धतूरा और पिटूनिया के नाम से जानते हैं। थर्ड नंबर का जो एंडोस्पर्म है वो हिलोबियल है। अभी बताया था कि दोनों टाइप का डिवीजन होता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इन विच बोथ टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म फाउंड इन सिंगल एम्ब्रियो साइट। The first division of primary endosperm nucleus is followed by transverse cytokinesis program to organelle। पहले इसमें 2 अनइक्वल सेल बनेगी, ये देखो अनइक्वल सेल बन रही है और उसके बाद में सारा काम होगा। लार्जर माइक्रोपाइल, जो अनइक्वल सेल बनी है उसमें बड़ी सेल माइक्रोपाइल की साइड है और छोटी सेल छेलेजा की साइड होती है। समझ में आ गया? इस टाइप से। और इस प्रकार से जो एंडोस्पर्म बनता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? हिलोबियल। तो आज का अपना टॉपिक जो है वैसे तो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो बनने का था, लेकिन टाइम को देखते हुए मेरा आज का टॉपिक जो है मैं एक ही टॉपिक ख़त्म कर रहा हूँ, एंडोस्पर्म। मेरे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं जो टॉपिक शुरू करूँगा वो करूँगा एम्ब्रियो को। ठीक है, तो वैसे तो अपना टॉपिक जो था वो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का था, लेकिन टाइम की कमी को देखते हुए मैं सिर्फ एंडोस्पर्म वाला टॉपिक जो है वो ही पढ़ा रहा हूँ। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं एम्ब्रियो और सीड के बारे में पढ़ाऊँगा, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप तैयार रहें। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि डाइकोट प्लांट्स के अंदर जो एम्ब्रियो है वो क्या होते हैं, कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होता है, कैसे मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो बनते हैं और किस प्रकार से जो है उनमें डाइकोट मोनोकोट एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस रहता है, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।